नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटी के उस टॉपिक की बात करेंगे जो सच कहूं तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक पूरी कहानी है। इसे द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और हाँ, प्रीलिम्स हो या मेंस, यहाँ से सवाल बनना तो तय है। तो चलिए इसकी हर परत को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिएगा जरा, क्या हमारी पार्लियामेंट, हमारे संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदल दे, यहाँ तक कि उसकी जो कोर आइडेंटिटी है, उसकी जो नींव है, उसको भी? यही वो एक सवाल था दोस्तों, जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे इंटेंस बहस को जन्म दिया। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो इसी फंडामेंटल क्वेश्चन में छिपी है। और ये सवाल पैदा हुआ संविधान के दो बहुत ही पावरफुल आर्टिकल्स के आपस में टकराने से। आइए देखते हैं कि ये टकराव क्या था। तो देखिए, स्क्रीन पर दो चीजें हैं। एक तरफ है आर्टिकल 13, जो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि कोई भी लॉ यानी कानून अगर आपके मूल अधिकारों को कम करता है या छीनता है तो वो वॉइड हो जाएगा, यानी बेकार। अब दूसरी तरफ है आर्टिकल 368। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो टकराव कहाँ से शुरू हुआ? टकराव इस छोटे से शब्द लॉ से शुरू हुआ। सवाल ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, क्या वो आर्टिकल 13 के लॉ के दायरे में आता है? अगर हाँ, तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती, और अगर नहीं, तो पार्लियामेंट की पावर तो फिर अनंत हो जाएगी। देखा आपने, कितना बड़ा सवाल था। और बस इसी सवाल के साथ शुरू हुई पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर, एक ऐसी संवैधानिक रस्साकशी जिसमें दोनों ही अपनी शक्तियों की सीमा को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस बहस को शुरुआती दिशा दी सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ने। तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। साल था 1951। केस था शंकरी प्रसाद केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल आया, और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर, आर्टिकल 368 वाली पावर बहुत विशाल है, इतनी कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए नो प्रॉब्लम, पार्लियामेंट आगे बढ़ सकती है। और फिर 1965 में सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले को बिल्कुल दोहरा दिया। लेकिन फिर कहानी में एक जोरदार ट्विस्ट आया। साल था 1967 और केस का नाम था गोलकनाथ केस। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपने पुराने फैसलों को पलट दिया और एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए याद रखी जाती है। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स, उनकी पोजीशन ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल है। मतलब वो पवित्र हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, पार्लियामेंट उन पर हाथ नहीं लगा सकती। सोच के देखिए कि कितना बड़ा शिफ्ट था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया तो पार्लियामेंट भी चुप नहीं बैठी। गोलकनाथ केस के जवाब में पार्लियामेंट 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई। इसके जरिए उन्होंने दो बड़े काम किए। पहला, उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आर्टिकल 368 के अंडर किया गया अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के लॉ शब्द में नहीं आएगा। और दूसरा, उन्होंने खुद को यानी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बदलने की पूरी शक्ति दे दी। बेसिकली ये पार्लियामेंट का गोलकनाथ जजमेंट को नलिफाई करने का एक डायरेक्ट अटेम्प्ट था। पार्लियामेंट और जुडिशरी के इस टकराव का अंजाम, इसका क्लाइमैक्स हमें 1973 के ऐतिहासिक केस में देखने को मिला, जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस। यही वो केस है दोस्तों जहां से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने जन्म लिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमाल का संतुलन बनाया। उन्होंने पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए 24th अमेंडमेंट एक्ट को सही ठहराया, मतलब पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन लगा दी। और इसी लेकिन से जन्म हुआ उस डॉक्ट्रिन का जिसके लिए हम यहाँ हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा, ठीक है पार्लियामेंट, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, पर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसकी मूल आत्मा को नहीं बदल सकते। ये एक मिडिल पाथ था, एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये नई डॉक्ट्रिन बनी, इसे फौरन ही कई आग के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। आइए देखते हैं कि आगे आने वाले लैंडमार्क केसेस ने कैसे इस डॉक्ट्रिन को परखा और इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया।
इस डॉक्ट्रिन का पहला टेस्ट हुआ 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी केस में, जिसे इलेक्शन केस भी कहते हैं। हुआ ये था कि 39th अमेंडमेंट एक्ट ने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से जुड़े विवादों को कोर्ट्स के दायरे से ही बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को देखा और कहा, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसलिए ये अवैध है। इस केस ने ये साबित कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का एक बेसिक फीचर है जिसे छीना नहीं जा सकता। फिर आया एक और मील का पत्थर, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस केस में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के उन प्रोविजंस को चैलेंज किया गया जिनके थ्रू पार्लियामेंट ने खुद को अनलिमिटेड, असीमित अमेंडिंग पावर्स देने की कोशिश की थी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस को रद्द कर दिया। और रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया कि पार्लियामेंट की लिमिटेड अमेंडिंग पावर खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही, The donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited one. इसका साफ मतलब था कि पार्लियामेंट जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक लिमिटेड पावर दी है, वो उस पावर का इस्तेमाल करके अपनी ही पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकती। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़रूरी स्टेटमेंट था। इसके बाद 1981 में वामन राव केस आया। इस केस ने एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल सवाल का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर लागू होगी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए हैं। अब ये डेट ही क्यों? क्योंकि यही वो दिन था जब केशवानंदा भारती केस का फैसला सुनाया गया था, तो इस तरह से एक कट ऑफ डेट तय कर दी गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी एक फाइनल लिस्ट नहीं दी। ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो केस बाय केस बेसिस पर डेवलप हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू कौन से एलिमेंट्स इसका हिस्सा माने गए हैं। शुरुआत तो केशवानंदा भारती केस से ही हुई। जिस केस ने इस डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, उसने ही इसके कुछ पहले एलिमेंट्स भी दिए, जैसे सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक सर्वोच्च है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे संविधान का सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा, और संविधान का फेडरल कैरेक्टर। फिर मिनर्वा मिल्स केस ने इस लिस्ट को और आगे बढ़ाया। इसमें जोड़ा गया लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने बात की, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच हार्मनी एंड बैलेंस यानी एक सामंजस्य और संतुलन। 1994 का SR बॉम्बे केस भी इस विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस ने फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसे प्रिंसिपल्स को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताकर उन्हें और मजबूती दी। इसके अलावा देश की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, सोशल जस्टिस और एक बार फिर जुडिशियल रिव्यू को भी रीअफर्म किया। और भी कई केसेस में अलग अलग एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि डेमोक्रेसी की नींव है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर्स, खास करके उनकी रिट जुरिस्डिक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ ये है कि ये लिस्ट क्लोज नहीं है, ये डायनामिक है, ये समय के साथ इवॉल्व होती रहती है। चलिए अब फटाफट एक प्रीलिम्स बूस्ट राउंड, इसे बिल्कुल मिस मत करना। की डॉक्ट्रिन कौन सी है? बिल्कुल सही, बेसिक स्ट्रक्चर। ओरिजिनेटिंग केस केशवानंदा भारती, साल 1973। कट ऑफ डेट क्या है, याद है ना? 24 अप्रैल 1973, जिसे वामन राव केस में कंफर्म किया गया। कोर आइडियाज क्या हैं? लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल रिव्यू और सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब सबसे जरूरी, यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप, ध्यान से सुनिए। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। इस हाँ लेकिन को हमेशा याद रखना। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को समेटते हैं एक मेंस के सवाल के साथ। सोचिए इस पर। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यानी संसद की शक्ति और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी यानी संविधान की सर्वोच्चता के बीच कैसे एक बैलेंस बनाया और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत किले का काम किया। इसका एनालिसिस कीजिए। देखिए, ये डॉक्ट्रिन हमें एक ही चीज सिखाती है कि इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। हमारी पार्लियामेंट भी उसके नीचे है, उसकी बुनियाद के दायरे में है। और यही तो है आखिरकार हमारे संविधान की असली खूबसूरती।